नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए आगाज करते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस का। उत्तराखंड में प्रवासियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार देर रात गुजरात के सूरत से 1200 से ज्यादा यात्रियों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन काठगोदाम पहुंची। लौटे हुए यात्रियों में नैनीताल के 510, बागेश्वर के 291, पिथौरागढ़ के 254, अल्मोड़ा के 123, उधम सिंह नगर के 16 और चंपावत के 6 यात्री हैं। यहां पहले सभी यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद हल्द्वानी से रोडवेज बसों के जरिए इनके जिलों में इनको भेजा जा रहा है। गुजरात से वापस आए प्रवासियों को त्रिवेंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए देखा गया। तो ये ट्रेन पहुंची 1200 यात्रियों को लेकर। लोगों के चेहरे पर खुशी थी घर वापस लौटने की। मतलब कंपनी तो बहुत जल्दी बंद हो गई थी, दिक्कत तो कुछ नहीं हुई, सुविधा थी, दुकान टाइम से खुलती थी, हर चीज़ टाइम से होता था, दिक्कत कुछ नहीं हुई। सर खाने के लिए पैसे नहीं थे सर, और लॉकडाउन बढ़ रहा था, इसके लिए हमने सोचा कि गाँव चलेगा। लॉकडाउन बढ़ रहा था, खाने की दिक्कत नहीं थी। कौन कौन था परिवार में आपके? सर मैं, मेरी फैमिली, 2 बच्चे। तो पहली ट्रेन प्रवासियों को लेकर प्रदेश लौट चुकी है और अब दूसरी ट्रेन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हल्द्वानी में गुजरात से लौटे उत्तराखंड के 1200 लोगों का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पार्टी की तरफ से काठगोदाम रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर कई सारे स्टॉल्स लगाए गए थे। कार्यकर्ताओं ने सूरत से लौटे हुए हर एक शख्स को बिस्किट, पानी की बोतल, जूस देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों की घर वापसी कराने के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। देखिए, बहुत लंबे समय से हमारे सब उत्तराखंड के प्रवासी नागरिक मांग कर रहे थे हमें अपने क्षेत्रों में लाया जाए। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे प्रदेश के लोगों की चिंता करी है। हम इसलिए कि हमारे अपने घर के लोग आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, उनके पास कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना उनका कर सकते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, थोड़ा बहुत जलपान की व्यवस्था हो और अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हम सामाजिक जिम्मेदारियों के नाते निभानी चाहिए, उस निभाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। उत्तराखंड में प्रवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार देर रात गुजरात के सूरत से 1200 या उससे ज्यादा यात्रियों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन काठगोदाम पहुंची, जबकि आज दोपहर 2 बजे लोग महाराष्ट्र से हरिद्वार लाए जाएंगे 1200 प्रवासी। 2 टेलीविजन स्क्रीन पर आपके स्क्रीन्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं इस समय के पहली ट्रेन पहुंच चुकी है प्रवासियों को लेकर। अब दूसरी ट्रेन जो महाराष्ट्र से हुई है रवाना, उसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। सरकार पूरी तरह से अपने राज्य के लोगों के लिए प्रतिबद्ध, उनका पूरा ध्यान रखते हुए। इन तस्वीरों में आप देखेंगे खाने के पैकेट्स बांटे गए, जूस, पानी, पूरा ध्यान रखा गया जैसे ही ये यात्री ट्रेन से उतरे। और अब दूसरी ट्रेन का इंतजार बेसब्री से। तो सूरत से हुई दूसरी ट्रेन रवाना, यात्रियों को लेकर हरिद्वार आएगी ट्रेन। कल सुबह 4 बजे तक पहुंचेगी यह हरिद्वार ट्रेन। 1200 यात्रियों को लेकर पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन। ये दूसरी ट्रेन 1200 यात्रियों को लेकर महाराष्ट्र से पहुंचने वाली है, जो कि रवाना हो चुकी है वहां से। सुबह 4 बजे का समय है जब हरिद्वार पहुंचेगी। 1200 कुल यात्री इसमें सवार हैं और एक बार फिर से अपने राज्य वापस लौट रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि आज दोपहर 2 बजे ट्रेन से आएंगे 1200 प्रवासी। महाराष्ट्र के पुणे से हरिद्वार पहुंचेगी श्रमिक ट्रेन। सभी को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भेजा जाएगा उनके घर। 20 डॉक्टरों की टीम करेगी थर्मल स्क्रीनिंग। जिला प्रशासन ने की पूरी तैयारी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुनील, आज दोपहर 2 बजे ये ट्रेन पहुंचने वाली है। बेसब्री से इस ट्रेन का इंतजार हो रहा है जो महाराष्ट्र के पुणे से रवाना हो चुकी है।
बिल्कुल कंचन, इसके स्वागत के लिए भी हरिद्वार में सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। जो बताया गया कि करीब 750 से अधिक जो यात्री हैं वो हरिद्वार के हैं। इसके अलावा टिहरी और देहरादून के भी कुछ यात्री इसमें हैं। तो जैसे ही 2 बजे ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी, उनका हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें संबंधित डिस्ट्रिक्टों के लिए भेज दिया जाएगा, अपने घरों के लिए भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही आज सूरत से भी एक और ट्रेन चली है जो हरिद्वार में पहुँचेगी। इसमें गढ़वाल मंडल के यात्री हैं। एक ट्रेन कल काठगोदाम पहुँच चुकी है सूरत से 1200 यात्रियों को लेकर, और 1200 यात्रियों को लेके आज फिर एक ट्रेन जो सूरत से चल चुकी है। बताया गया कि कल सुबह 4 बजे तक हरिद्वार पहुंचेगी, और इसमें गढ़वाल मंडल के तमाम जिलों के भी इसमें प्रवासी हैं जो हरिद्वार लाए जाएंगे। इन जो प्रवासी हैं उनकी लगातार जो आमद हो रही है कंचन, अभी तक 34,000 के आसपास लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। सरकार अलर्ट मोड पर है, वो तमाम व्यवस्थाएं करने का सरकार ने दावा किया है। और जिस तरह से आपने देखा कि बीते दिनों में खुद मुख्यमंत्री ने फेसबुक लाइव में ये शंका जाहिर की कि जब 2 लाख के आसपास जो प्रवासी हैं वो घर आ चुके होंगे जो अभी तक रजिस्टर्ड हैं, तो मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि करीब अगर बुरी से बुरी स्थिति भी होती है तो 25,000 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज पहुंच सकते हैं। और सरकार ने ये दावा किया है, लोगों को ये उम्मीद बंधाई है कि उसकी अपनी तैयारियां पूरी तरह से फुल प्रूफ हैं। अगर 25,000 का भी आंकड़ा पहुंचता है तो तब भी सरकार की अपनी तैयारियां हैं। तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है, और तमाम जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो सरकार ने दावा किया है कि वो पूरी तरह से फुल प्रूफ हैं। जी, यहाँ पर चिंता तो जाहिर कर ही दी थी सुनील सरकार ने कि 2 दिन में जो ट्रेनें आने वाली हैं उसमें संक्रमण का खतरा राज्य में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन हम देख रहे थे इन तस्वीरों में कि जब ये यात्री जो हैं ट्रेन से उतरते हैं तो इनका पूरा ध्यान रखा गया, पानी की बोतलें इनको दी गई, खाने पीने का सामान इनको सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया। देखिए कंचन, बिल्कुल इसके साथ ही बेहद सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से आपने देखा कि हमने अपने दर्शकों को बताया था कि दिल्ली जो देहरादून हाईवे है, आसरोड़ी चेकपोस्ट से हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से केवल थर्मल स्क्रीनिंग के नाम पर केवल हेल्थ कर्मियों के पास एक बॉडी टेम्परेचर नापने का एक जरिया है कि यदि टेम्परेचर आपका अधिक है तो ये मान लिया जाता है कि आप स्वस्थ नहीं हैं, और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन जब हमने ये रिपोर्ट दिखाई उसके बाद सरकार भी हरकत में आई है, और ऐसे तमाम बॉर्डर पे खासकर आसरोड़ी जो चेकपोस्ट है दिल्ली देहरादून हाईवे पर, और वहाँ पर अब लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। और कल पहली बार 43 लोगों के सैंपल लिए गए जो अन्य राज्यों से सड़क मार्ग से उत्तराखंड आ रहे थे। शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात इस जानकारी के लिए। लौटेंगे आपके पास आगे की और जानकारी के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बताते हैं कि उत्तराखंड से प्रवासियों पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तराखंड के प्रवासियों को लाने के लिए बस और ट्रेन का सहारा लिया जा रहा है, और वहीं आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार भी तेज होगी। 1.5 लाख से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंड पहुंचेंगे, लेकिन लौटती भीड़ से कोरोना फैलने के सीएम के अनुमान वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पूछ रही है कि जब सरकार मानती है कि हालात इतने खराब होंगे तो काम गांव के प्रधान को क्यों सौंपा गया। कांग्रेस ने हमला किया तो मंत्री धन सिंह रावत ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला। सरकार का यही अनुमान है जो आपने कहा है, तो सरकार की समुचित तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। और समुचित तैयारी के लिए ये इतना काफी नहीं है कि आप थर्मल स्क्रीनिंग करके कहो कि आप घर जाओ। घर में तो क्वारंटाइन नहीं हो सकता। आपने प्रधान के भरोसे जो है, प्रधान के हाथ में जो है क्या नाम, उत्तराखंड को छोड़ दिया। वारी सरकार। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए कि लोगों को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय किया है कि जो भी हमारे लोग चाहे बम्बई हैं, चाहे दिल्ली हैं, चाहे कलकत्ता हैं, देश के किसी भी हिस्से में हैं, उनको लाने का एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। सारे प्रदेश की जनता इससे खुश है। उत्तराखंड में गनीमत रही कि अब तक कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन अब आने वाले 2 लाख से ज्यादा प्रवासी राज्य की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। सीएम खुद मान रहे हैं कि तैयारियों के लिहाज से अभी राज्य में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश में हजारों की संख्या में प्रवासी लौट रहे हैं, जिनके लिए सरकार ने तैयारी पूरी होने का दावा भी किया है। प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों को दी है, लेकिन अल्मोड़ा में ग्राम प्रधानों ने प्रवासियों को होम क्वारंटीन कराने में असमर्थता जताई है और इसे लेकर डीएम को चिट्ठी लिखी है। आपको यहां बता दें कि हजारों की संख्या में प्रवासी अपने घर लौटे हैं, जिनका मेडिकल करने के बाद ही
अपने घर उनको भेजा जा रहा है। हमारे पास अभी तक लगभग 2200 के आसपास लोग आ चुके हैं, जिनको हम विभिन्न गाड़ियों के माध्यम से इनको घर भिजवा रहे हैं। मेनली गाड़ियों का सहारा हमने रोडवेज़ का लिया है। बहुत सारी रोडवेज़ की गाड़ियाँ ARM साहिबान जो हैं वो सब गाड़ियाँ भेज रहे हैं। उसके पर्टिकुलरली हम उनके ब्लॉकों में, तहसीलों में गाड़ियाँ भेज रहे हैं। और जहाँ गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था के लिए मैक्सीज हैं। उद्देश्य ये है कि भाई जो आप कह रहे हैं कि होम क्वारंटीन कह रहे हैं कि होम क्वारंटीन करना गाँव में नामुमकिन है, क्योंकि अगर हम होम क्वारंटीन करते हैं तो गांव में जो है 1-2 कमरे हैं, 1-2 कमरे में होम क्वारंटीन होना संभव नहीं है, शौचालय एक है। दूसरा, हमने ADM साहब से ये गुहार लगाई थी कि हमको जो गांव में हमारे जो स्कूल हैं वो स्कूलों को हम क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए और हमसे कह दिया जाए कि आप वहाँ क्वारंटीन कराएं। यहाँ पे जितने भी लोग बाहर से, हमारे प्रवासी लोग यहाँ पे उत्तराखंड में आ रहे हैं, गाँव पे आ रहे हैं, गाँव में कोई भी उनकी क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है ग्राम सभा के अंतर्गत। जो भी यहाँ पे अगर जिला लेवल पे आ रहे तो उनको जिला स्तर पे रखा जाए, ग्राम स्तर पे रखना उनका असंभव है। जो प्रशासन जो कदम उठा रखे हैं कि होम क्वारंटीन किया जाए, ये सहायता को संभव नहीं है हमारे ग्राम सभा में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, रामनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 20 नेपाली मजदूर भागने के दौरान काला डूंगी से पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर कोसी में खनन का काम कर रहे थे, जहां से भागने की कोशिश उन्होंने की। हालांकि उन्हें फिर पकड़कर शेल्टर होम पहुंचा दिया गया है। लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों का सब्र अब जवाब देने लगा है। दाने दाने को मोहताज ये मजदूर अब किसी भी सूरत में अपने घर जाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन कर रहे इन श्रमिकों की मांग है कि उन्हें उनके घर भेज दिया जाए। इनमें से 95% श्रमिक बिहार के हैं। लॉकडाउन 3 में रियायत मिलने के बाद काम धंधे की तलाश में ये श्रमिक रोज इसी पुल पर खड़े होते हैं। यहीं से जरूरतमंद उनको काम पर ले जाते हैं, लेकिन अब कोरोना के डर से काम भी नहीं मिल पा रहा। जो पैसा था वो पहले ही खत्म हो चुका है। अभी तक जो कुछ लोग खाना बांट रहे थे, उससे पेट की भूख शांत हो रही थी, लेकिन अब खाना बांटने वाले भी करीब करीब गायब हो चुके हैं। हम लोग का घर जाना है, यहाँ खाना पीना नहीं चाहिए। हम लोग का घर जाना है पर कुछ नहीं चाहिए। हम लोग बिहार जाएंगे, बिहार के रहने वाले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग घर जाएंगे। दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि फंसे लोगों को ले जाने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है। बिहार सरकार से भी ट्रेन भेजने की बातचीत हो रही है। नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं भेजने की, और निश्चित रूप से हमने बिहार सरकार से संपर्क किया है। जितनी जल्दी हो सके, जहां हमें ट्रेन उपलब्ध हो जाएगी, बिहार सरकार से संपर्क होने के बाद हम उसी दिन उनको भेजेंगे। हम निश्चित, राज्य सरकार के मंतव्य स्पष्ट है कि हम लोग जैसे अपने लोगों को ला रहे हैं, कोई और राज्य ले जाना चाहे तो ले जाना चाहिए, उनको ले जाएं। उत्तराखंड में ऐसे करीब 40,000 के आसपास मजदूर मौजूद हैं जो अपने प्रदेश जाना चाहते हैं। इनमें से करीब 25,000 श्रमिक रिलीफ कैंपों में हैं। देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामनगर में आपको बताएं कि इस तरह के हालात तो बने हुए हैं, लेकिन सरकार ने मास्क पहनना जरूरी किया है। कुमाऊं के तराई भाबर के कुछ लोगों के समझ नहीं आ रहा है, और ये बहादुर लोग बिना मास्क के ही बाजारों में निकल रहे हैं। उनके बाद मजेदार बहाने बना रहे हैं, देखिए। सरकार कोरोना से बचने के लिए लगातार मास्क पहनने की सलाह दे रही है, लेकिन हल्द्वानी और रुद्रपुर के कुछ लोग ये सलाह मानने को तैयार नहीं। मास्क न पहनने का कारण पूछने पर तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। मास्क से किसी का मुंह सूज रहा है, तो किसी के होठों में दर्द हो रहा है, तो किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। लिहाजा मास्क बिना ही बाजार निकल पड़े। सब पता है, पर सर क्या कहते हैं, अभी मास्क धोने डाला था ना, तो ला नहीं पाया अभी। थोड़ी देर मास्क लगा के रखा, बस 2 मिनट हुए मुझे मास्क लगाए हुए। एक्चुअली पीछे भूल गया था मैं मास्क रख के। मैंने जस्ट बाहर आपको देखा तब मेरे को याद है। कुमाऊं के 2 सबसे बड़े शहर हल्द्वानी और रुद्रपुर में बहानेबाजी करने में बुजुर्ग युवाओं को टक्कर दे रहे हैं। हल्द्वानी में बेस हॉस्पिटल के बाहर फल बेच रहा ये शख्स खुलेआम बीड़ी फूंक रहा था। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की बस में छत पर बैठे ये 3 सरकारी कर्मचारी कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का माखौल उड़ा रहे हैं। बिना मास्क पास बैठे हैं, देखिए जरा। लेकिन एक बात साफ थी कि कैमरा देखते ही सभी को मास्क लगाना याद आ गया। यानी साफ था, लोग जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं।
देखिए, मास्क का प्रयोग लोग मेरे हिसाब से ना के बराबर कर रहे हैं। कुछ लोग जो कर भी रहे हैं, उनके साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क सिर्फ गले में लगाकर घूम रहे हैं और जैसी उन्हें पुलिस नज़र आ रही है या कोई अधिकारी नज़र आ रहा है तो मास्क लगा ले रहे हैं। मूवमेंट में रहती है हमारी सारी टीमें ही, जितनी भी टीमें लगी हुई हैं CPU की, सारी टीमें मूवमेंट में रहती हैं। जो पहले तो हम मूवमेंट में करते हुए ही अनाउंसमेंट करते हुए जाते हैं कि हर आदमी, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि मास्क लगा के क्षेत्र में आए, भीड़ वाले क्षेत्रों में आए। और यदि मास्क लगा कोई नहीं आता तो हम उसको या तो वापस कर देते हैं या फिर उसकी चालानी कार्रवाई करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बिना मास्क के निकल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जो लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं, मुंह और नाक ढकने के बजाय इसे गले में ही लटका कर चल रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं। ये बुजुर्ग शख्स हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? थोड़ा इधर तो हमें बता दो दीजिए, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? भूल गए। मास्क पहनना चाहिए आपको, आपको पता है कि मास्क पहनना चाहिए? हाँ सर, भूल गया। अभी आमिया लिया ना तो भूल गया। इसको भूलना नहीं है आपको। अच्छा सर, है ना, भूलना नहीं है आपको। तो इस तरीके से मास्क पहनना सरकार ने बेहद ज़रूरी किया है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए दो ही उपाय हैं। या तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए बच सकते हैं, या फिर आप कुछ अपनी तरफ से प्रिकॉशन लीजिए। मसलन आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का समय समय पर इस्तेमाल कीजिए, हाथ धोइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समाज के दुश्मन बने हुए हैं, जो सोसाइटी में निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ के इलाके में निकल रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से बेखबर हैं कोरोना के खतरे से। कैमरा पर्सन कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड में पर्यटन को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में उत्तराखंड का पर्यटन विभाग अब पर्यटन करने वाले व्यवसायियों को आर्थिक मदद देने जा रहा है। इसमें आपको बताएं कि रिवर राफ्टिंग और एयरोस्पोर्ट्स फॉर्म से साल 2020-2021 के लिए रिन्यूअल शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि रजिस्टर्ड रिवर राफ्टिंग गाइडों को 5,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कुल रजिस्टर्ड राफ्टर्स जो हैं वो 560 हैं और उसमें UTDB ने वर्तमान में जो रजिस्टर्ड रिवर राफ्टिंग के गाइड्स हैं, प्रत्येक गाइड को हम 5,000 की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इसके साथ साथ रिवर राफ्टिंग जो फर्म है, एरो स्पोर्ट्स फर्मों को उनका हम जो रिन्यूअल जो शुल्क लेते हैं वो भी हमने माफ कर दिया है। तो गढ़वाल सांसद तीर्थ सिंह रावत ने कोरोना के मद्देनजर व्यवस्थाओं को उनका जायजा लेने के लिए देवप्रयाग में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में गढ़वाल सांसद ने खाद्यान्न उपलब्धता और दूसरे प्रदेश से आ रहे प्रवासियों को लेकर जानकारी ली है। और इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन किए जा रहे प्रवासियों पर नजर रखने के साथ ही उनकी दिक्कतों का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। खाद्यान्न से लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के और पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, इन सब पे गंभीरता से बातचीत। मैंने जो पाया है, जो मानक बने हैं, ऊपर से जो नियम बने हैं, उसका 100% पालन हो रहा है। मैं इससे संतुष्ट हूँ। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 2020 की परीक्षाएं भी कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन के बीच में ही रोकनी पड़ी थी, जिसके चलते 23 और 24 और 25 मार्च को होने वाली इन परीक्षाएं को नहीं कराया गया था। इनमें हाई स्कूल में 5 जबकि इंटरमीडिएट में 8 प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं होनी है। अब बोर्ड के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि ये परीक्षाएं लॉकडाउन खुलने के बाद 10 दिनों के अंतराल में आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही आपको बताएं कि इस साल का कॉपियों के लिए मूल्यांकन के लिए भी जल्द निर्णय लेने की बात कर रहा है। अमरोड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां आपको बताएं कि सोमेश्वर के प्राथमिक विद्यालय में तैनात टीचर ने खराब स्वास्थ्य के चलते अक्टूबर 2019 में VRS ले लिया था, लेकिन अब कई महीने बीतने के बाद भी जहां आपको बताएं कि जयापंत के बकाये का भुगतान शिक्षा विभाग ने नहीं किया, तो वहीं न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया और जयापंत का 4 लाख का भुगतान कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। पिथौरागढ़ के जलतुरी गांव की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर प्रेग्नेंट महिला की मौत पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने डीएम से मिलकर इस पूरे मामले की जांच पर दोषियों पर मुकदमा चलाने की मांग की है। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही कल्पना देवी को डिलीवरी के लिए महिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां नवजात की मौत हो गई और कल्पना की भी
हायर सेंटर पहुंचने पर मौत हो गई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति एन.के. जोशी ने कल कुलपति का चार्ज ले लिया है। चार्ज लेने के बाद ही कुलपति ने कहा कि उनका फोकस विद्यालय में शोध के साथ रोजगार परक शिक्षा पर जोर रहेगा। लॉकडाउन के दौरान दूरस्थ इलाकों में आ रही छात्रों को दिक्कतों पर नवनियुक्त कुलपति ने कहा कि जल्द ही छात्रों की समस्या का समाधान करेंगे। इंटरनेट की दिक्कतें हैं जहां पर उन स्थानों पर नोटिस लगाकर बच्चों को दिए जाएंगे। लॉकडाउन का असर इस बार भगवान बद्री विशाल यात्रा पर सबसे अधिक बड़ा बना हुआ है। पहले आपको बताएं कि लॉकडाउन के चलते बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि परिवर्तित की गई। वहीं प्रशासन के मुताबिक कपाट खुलने के दिन यहां मंदिर के पुजारियों सहित सिर्फ 15 लोगों को ही मंदिर में रहने की अनुमति दी गई, जो कि सोशल डिस्टेंस फॉलो करते हुए कपाट खोलने की परंपराओं का निर्वहन करेंगे। वहाँ पे कुछ लोगों की लिस्टिंग कर ली गई है जो कि बहुत ही एसेंशियल है कपाट खोलने के समय, तो ऐसे कुछ लोगों को ही कपाट खोलने के समय उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी। जैसे रावल जी हुए, सहायक रावल जी हुए भोग मंडी में, या जो हमारे लक्ष्मी मंदिर के पुजारी जी हैं, इस तरीके के कुछ लोगों की लिस्टिंग कर ली गई है और उनको ही केवल अनुमति रहेगी। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि लॉकडाउन में चारों धामों के दर्शन को पहुंच रहे साधु संतों को वापस लौटना पड़ रहा है। बिना दर्शन किए लौटने पर साधु संतों में निराशा देखी गई। आपको यहां बताएं कि कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन के कारण चार धाम यात्रा बंद है। वापस लौटे साधु संतों का कहना है कि वो लॉकडाउन के खत्म होने के बाद चारों धामों के दर्शन जरूर करेंगे। रामनगर में आई आंधी ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जी हां, आंधी से आम और लीची की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अनुमान है कि करीब 25 करोड़ की फसल इस आंधी की भेंट चढ़ गई। आंधी के चलते क्षेत्र में करीब 17 करोड़ के आम की फसल और करीब 8 करोड़ की लीची की फसल का नुकसान हुआ। पौड़ी के पाम्बो ब्लॉक में नेपाली नाबालिग लड़की के साथ 23 साल के नेपाली युवक द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना कल देर रात की बताई जा रही है, जब घर में सारे लोग सोए हुए थे। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।